हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द चाइल्ड स्टोरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं ये वीडियोस बाइलिंगुअल बनाऊं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करूं। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेन करने की। तो चलिए पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था बनारस में 31 जुलाई 1880 और he died on 8 October 1936 इन बनारस। तो उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और घर में सब कोई उन्हें नवाब राय के नाम से ही जानते थे और उन्होंने अपना राइटिंग कैरियर का भी शुरुआत इसी नाम के साथ किया था। He was known as one of the greatest short story writers of both Urdu and Hindi languages. So वो दोनों लैंग्वेजेस में ही लिखते थे और उर्दू और हिंदी दोनों में ही वो बहुत जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। हिंदी लिटरेचर में वो जाने जाते थे उपन्यास सम्राट के तौर पे, मतलब द किंग ऑफ नॉवेल राइटिंग। उन्होंने अपना राइटिंग करियर का शुरुआत किया था एक शॉर्ट नॉवेल से, अ शॉर्ट नॉवेल टाइटल्ड असरार ए माबिद, which was published serially in the weekly आवाज़-ए-हक between 1903 and 1904। 1903 और 1904 के बीच उन्होंने ये नॉवेल को सीरियली पब्लिश किया था एक वीकली में, जिसका नाम था आवाज़-ए-हक। और उनके कुछ जाने माने नॉवेल्स जो बहुत ही फेमस है वो है बाज़ारी हुस्न और शिव सदन, गोश्त-ए-आफिद और प्रेम आश्रम, चौगन हस्ती और रंगभूमि, मैदान-ए-अमल और करम भूमि एंड गोदान। गोदान के अलावा बाकी सारे नॉवेल्स जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, पहला जो नाम है वो उर्दू में है और दूसरा नाम उसी नॉवेल का हिंदी ट्रांसलेशन है। So 11 collections of short stories have been published. His first collection of short stories, Soz-e-Watan, appeared under the pen name of Nawab Rai. So प्रेमचंद जी ने 11 collections of short stories publish किए थे। उनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है वो उसका नाम है सोज़-ए-वतन, जो उन्होंने लिखे थे नवाब राय के नाम से। He had to face the ire of the imperial government due to its seditious content and all copies of this book were burnt. So उस कहानी के कंटेंट की वजह से गवर्नमेंट बहुत नाराज हो गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसलिए वो सारी कॉपीज, जितनी भी कॉपीज थे उस बुक के, सारे जला दिए गए थे। आफ्टर दिस ही स्टार्टेड राइटिंग अंडर द नेम ऑफ प्रेमचंद। उसके बाद से उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। His famous collections are प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, प्रेम चालीसी, फिरदौस ख्याल, खाक परवाना, ख्वाब ख्याल एंड वारदात। तो ये सारे उनके फेमस कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज है। With brilliant storytelling and captivating style, he portrayed the social and political life of the early 20th century. So ज़्यादातर उनके नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में आप देखेंगे कि वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में लिख रहे हैं। वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कास्ट हायरार्कीज, plights of women and laborers, miseries of people residing in villages, ये सब चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा लिखते हैं।
His writings are replete with his sense of woman's greatness and respect for her rights. So उनके ज़्यादातर लेखनी में आप देखेंगे कि वो महिलाओं के अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा भोकल है और उनके वर्क्स में ये भी दिखाई देता है कि वो कितना सम्मान दिखाते हैं वुमन के लिए। आइए हम लोग अब स्टोरी के बारे में जानते हैं। द चाइल्ड। द स्टोरी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रूथ वनीता। तो इन्होंने ये स्टोरी पहले लिखा गया था हिंदी में जिसका नाम था बालक। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए हैं रूथ वनीता जी ने। This story exposes the caste-ridden society, the misplaced value system, and middle-class morality of society. So इस स्टोरी में आप देखेंगे कि कैसे जाति भेद प्रथा के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा है, समाज को जागरूक करने की प्रचेष्टा की है उन्होंने, और कैसे हम लोग कुछ गलत वैल्यू सिस्टम लेके चलते हैं। जो कास्ट हायरार्कीज में ऊपर की तरफ है वो लोग भी कैसे कुछ गलत वैल्यू सिस्टम लेके बड़े होते हैं और उसी को चेरिश करते हैं, उसी को नरिश करते हैं। सो उसके खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है और कैसे मिडिल क्लास लोग मोरालिटी के लिए, जिसको हम लोग मिडिल क्लास मोरालिटी के नाम से जाने जाते हैं, कुछ अपने सम्मान रक्षा करने के लिए कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये सब के बारे में आप ये स्टोरी में बहुत कुछ जान पाएंगे। द स्टोरी traces the greatness and humanity of an illiterate servant, Gangu, through the narrative of a rich landlord. So, इस स्टोरी में जो दिखाया गया है कि एक इलिटरेट सर्वेंट जो कि पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं जानता है, गंगू, वो इलिटरेट सर्वेंट भी कितना ग्रेट एंड ह्यूमेन, कितना मानविक है वो, कितना महान है वो दिखाया गया है थ्रू द नैरेटिव ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। क्योंकि गंगू काम करता था एक बड़े इंसान के घर में, सो वो धनी इंसान के घर में, तो वो उन्होंने अब ये नैरेट करके, ये स्टोरी नैरेट करके सुनाया है, तो हम लोग गंगू को जान पाएंगे उनके नैरेटिव के द्वारा। So Gangu, the protagonist. People call Gangu a Brahmi. He considers himself one, too. ये लाइन स्टोरी का पहला लाइन है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया है पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मण। प्रेमचंद जी ने ये नहीं लिखा है कि गंगू वाज अ ब्राह्मण, रादर उन्होंने लिखा है कि लोग गंगू को एक ब्राह्मण कहते थे और वो खुद भी अपने आप को एक ब्राह्मण समझता था। तो ये बहुत ही एक डीप थॉट शेयर किया गया है कि जो जाति भेद प्रथा है और जो कास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को ब्राह्मण या कोई अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं ये समझते हैं, ये प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये सोसाइटी ठीक करता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण के तौर पे जन्म ले रहे हैं, आपका जन्म लेने के बाद ये सोसाइटी कुछ लेवल आपके ऊपर लगाता है और से ही कास्ट भी एक लेवल जैसा है। He is quite conscious of his caste and enjoys the higher status society gives this caste. आप लोग सभी जानते हैं समाज में ब्राह्मण को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो गंगू भी ये सब जानता था और वो ये सब एंजॉय करता था। जो पीपल जितना हायर स्टेटस उसको दिया जाता था तो वो एंजॉय करता था उसको। He has separate utensils for his use. वो कभी दूसरों के बर्तन यूज नहीं करता था, उसका अलग से बर्तन था। He is short tempered and cannot tolerate rebukes. बहुत ही जल्दी वो नाराज हो जाता था और वो कभी कोई अगर उसको डांट दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। He does not greet his master nor does he take
any interest in gossip. So वो कभी भी अपने मास्टर को ग्रीट नहीं करता था, जैसे कि गुड मॉर्निंग या फिर कुछ विश करना या मास्टर को देख के खड़े हो जाना, ये सब वो कभी भी नहीं करता था। Nor does he take any interest in gossip. वो कभी किसी के बारे में कोई गॉसिप में भी एंगेज नहीं होता था। He has very few friends and he thinks that sitting with the scythe or the bearer is below his dignity. So उसके बहुत गिने चुने दोस्त थे, वो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं मिलता था और he thinks that sitting with the scythe, scythe का मतलब क्या होता है, जो घोड़े की देखभाल करता है उसको साइज कहा जाता है। तो वो साइज और बेयरर के साथ बैठ के गप्पे लड़ाना ये सब उसको पसंद नहीं आता था। वो अपने जो रैंक है उसकी नीचे की चीजें की तौर पे देखता था। He does not go to a fair or a show. वो कभी कोई मेले में या फिर कोई जिसे हम लोग यात्रा कहते हैं थिएटर में, ये सब में नहीं जाता था। Unlike the other servants, he is not fond of भांग or any other intoxicant. दूसरे servants की तरह वो भांग या फिर कोई भी नशे की चीज भी नहीं लेता था। He never prays. He does not go for a bath in the river. वो कभी भगवान जी की उपासना भी नहीं करता था और वो कभी नदी में जाके नहाता भी नहीं। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये थोड़ा उसके कास्ट के साथ नहीं जाता है। मतलब ब्राह्मण ज्यादातर दिखाई देता है कि वो लोग जाके नदी में स्नान करते थे तब, और वो भगवान जी का उपासना भी रोज करते थे, लेकिन गंगू ऐसा नहीं था। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं द नैरेटर एंड लैंडलॉर्ड, उनके बारे में। तो वो कैसे थे? वो हाई हैंडेड इन नेचर, मतलब वो बहुत ही, मतलब हाई हैंडेड का मतलब मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर बंगाली में मैं बताऊँ तो वो है मतलब नाक ऊंचू। ओके, मतलब वो कभी किसी और के इंसल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। हमेशा अपना एक एयर रहता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं अथॉरिटेटिव हूँ, मेरी बात सारे लोग सुनेंगे, इस तरह का वो थे। He talks to his servants only when it is necessary. वो तभी अपने servants के साथ बात करते थे जब कोई काम होता था, उसके अलावा कभी भी वो उनके साथ कोई बातें नहीं करते थे। He has issued strict instructions to his servants not to invade his privacy unless they are called for. मतलब वो ऑर्डर्स दे चुके थे अपने सर्वेंट्स को कि बिना बुलाए कभी भी वो उनके घर पे ना आए, उनके रूम के अंदर ना आए, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते हैं। और छोटे छोटे काम जैसे कि ग्लास में पानी लेके आना, अपना शूज खुद अपने आप पहनना, या फिर घर में बत्ती जलाना, ये सब छोटे छोटे काम वो खुद करना पसंद करते थे। So sometimes the servants visit the narrator to ask for an advance against their salary or to make a complaint against another servant. The narrator considers both these practices as ignoble. So क्या होता था, कभी कभी servants उनको विजिट करते थे टू आस्क फॉर एन एडवांस, मतलब एडवांस में थोड़ा पैसा उधार लेने के लिए वो लोग कभी कभी चले जाते थे नैरेटर से मिलने, और कभी कभी दूसरे सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन करने के लिए वो जाते थे, लेकिन दोनों ही नैरेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सोचते थे दोनों ही बिल्कुल गलत काम है। And backbiting I consider a sign of weakness or a mode of flattery, both of which are ignoble. So दूसरे के बारे में निंदा करना उन्हें एकदम पसंद नहीं था। वो हमेशा नैरेटर इसको एक वीकनेस के तौर पे देखते थे, और या फिर मास्टर को खुश करने के एक प्रयास के तौर पे वो देखते थे। अच्छा, अब चले हम लोग स्टोरी के और
जाते हैं, उसको समझते हैं। क्या हुआ, एक दिन सुबह, वन मॉर्निंग गंगू विजिटेड द मास्टर टू डिस्कस समथिंग इन प्राइवेट विथ हिम। एक दिन सुबह गंगू मास्टर से मिलने गया, उनसे कुछ प्राइवेट बातें करने के लिए। सो मास्टर, जैसे नैरेटर देखते थे कि अदर सर्वेंट्स भी आते थे कोई ना कोई कंप्लेन करने के लिए, ये या फिर एडवांस में पैसे मांगने के लिए। मास्टर ने सोचा कि गंगू भी शायद इसीलिए आया होगा। लेकिन मास्टर सरप्राइज हो गया जब गंगू के मुंह से उन्होंने सुना असली कारण। गंगू ने बोला, आई विश टू बी रिलीव्ड ऑफ माई ड्यूटीज सर, आई शैल नॉट बी एबल टू सर्व यू एनी लॉन्गर। वो अपने काम से छुट्टी लेना चाहता है, छुट्टी मतलब वो अपना काम छोड़ना ही चाहता है राधर। और वो बोलता है कि अब मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा। Gangu said that he wanted to marry Gomti Devi, who was recently turned out of the widow's home. तो वो बताता है कि वो गोमती देवी से शादी करना चाहता है, जो कि कुछ ही दिन पहले विडोज होम से निकाली जा चुकी है। तो ये गोमती देवी कौन है? गोमती देवी came to the widow's home some years ago. कुछ ही सालों पहले गोमती देवी विडोज होम में आई थी। लेकिन क्या हुआ कि the home authorities got her married off twice, but both times she had come back after a week or so. दो बार होम अथॉरिटीज ने अटेम्प्ट लेके उनका शादी कहीं पर करवाया था, लेकिन दोनों ही टाइम वो वापस आ जाती है एक हफ्ते और कुछ ही दिन बाद। द होम देन एक्सपेल्ड हर, उसके बाद वो होम अथॉरिटीज उनको बाहर निकाल देते हैं। Since then she had taken a room in the मोहल्ला, लेकिन उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं था, इसलिए उसी मोहल्ले में उन्होंने एक रूम रेंट पे लेके रहना शुरू किया। The narrator was quite annoyed with this decision of Gangu. He also felt sympathy for poor Gangu. He was apprehensive about the longevity of the marriage. So narrator को क्या लगा कि नैरेटर बहुत ही अनॉयड हो गए इस डिसीजन सुन के। उनको लगा कि एकदम गलत डिसीजन होगा, क्योंकि वो गंगू को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। तो उनको लगा कि गोमती देवी फिर से गंगू को छोड़ के चली जाएंगी। The narrator also reminded Gangu of her past, but he did not change his decision as by that time he had developed faith in Gomti Devi. So narrator ने बहुत कोशिश की गंगू को समझाने की। उन्होंने गंगू को गोमती देवी के अतीत के बारे में भी याद दिलाया कि अतीत में वो ऐसा कर चुकी है, दो बार वो शादी होने के बाद भी भाग गई है, वहां से वापस आ गई है। बट ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, लेकिन गंगू ने अपना डिसीजन नहीं बदला। गंगू ने बोला, Where there is no love, you cannot expect a woman to stay on. You cannot win a woman with mere board and lodging. So देखिए, गंगू एक इलिटरेट सर्वेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये समझ है कि एक a woman cannot stay in a marriage without love, without any kind of love, care. A woman cannot stay in a relationship. तो उसको ये समझ थी, और इसलिए वो गंगू को वो गोमती देवी को इसके लिए दोषी नहीं मानता था। सो वो समझता था कि आप एक महिला की दिल को जीत नहीं पाएंगे by simply providing board and lodging. सिर्फ रहने के लिए जगह देना या खाना देना इनफ नहीं है। Gomti Devi sometimes got fits and became unconscious, but people considered this health issue as the influence of a witch. सो गोमती देवी को कभी कभी दौरा आता था मिर्गी की तरह, और वो अनकॉन्शियस हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। लेकिन लोग इस हेल्थ प्रॉब्लम को समझते थे कि कोई
कोई डायन का प्रभाव है। लेकिन गंगू जो कि एक इलिटरेट सर्वेंट है, वो ये सब इन सब एलिगेशंस पे विश्वास नहीं रखता था। वो ये सारे एलिगेशंस को नकार दिया था एज फॉल्स। सो वो ये सारे एलिगेशंस को फॉल्स समझता था। But the narrator thought Gangu, in marrying this woman, was behaving like a starving man. That the piece of bread was dry and tasteless was immaterial to him. I considered it wise to keep aloof. लेकिन नैरेटर ये बोलते हैं कि गंगू ये डिसीजन लेके एक स्टार्विंग इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। स्टार्विंग मतलब जो बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, एक ऐसे इंसान की तरह वो बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो जो पीस ऑफ ब्रेड मिला है, एक इंसान जो बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, उसको जो भी मिलता है वो खा लेता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये पीस ऑफ ब्रेड ड्राई है और टेस्टलेस है, ये जानते हुए भी वो इसको खा रहा है। आई कंसिडर्ड इट वाइज टू कीप अलूफ। अगर वो गंगू के जगह पे होते तो वो इससे दूर ही रहते थे। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है नैरेटर का, ये उनका जो मेंटालिटी है वो भी दिखाता है, राइट? कि कैसे वो मतलब कॉमोडिफिकेशन ऑफ अ वुमन को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे वो एक महिला को देख रहे हैं एक चीज के तौर पे, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, जो कि ना विच शुड बी कंज्यूम्ड फ्रेश, जो कि ना फ्रेश खाया जाए, ऐसे एक चीज के तौर पे देख रहे हैं। उसके इंडिविजुअलिटी को, उसके जो अपना जो गुण है, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डिप्रेव्ड मेंटालिटी का साइन है, राइट? Against all odds, Gangu finally married Gomti Devi. सारी odds के खिलाफ, ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे गंगू, जो नैरेटर दिखाना चाह रहे थे गंगू को, ये सारी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में जाके गंगू ने फाइनली गोमती देवी के साथ शादी किया। He became a hawker to earn his livelihood. He was living in a thatched hut in the mohalla. So वो एक हॉकर बन गया। उसके बनने के बाद वो जो अर्न कर रहा था उसी से उसका संसार चल रहा था, और वो उसी मोहल्ले में एक thatched hut लेके रहना शुरू किया। He earned about a rupee every day. Every day, हर दिन वो 1 रुपया कमाता था, और उसका जो स्टॉक जो है, जो वो हॉकर के तौर पे सेल करेगा, वो स्टॉक खरीदने के बाद हर रोज उसके पास 10 आना सेविंग्स रहता था। To everyone's surprise, he was living a life of great contentment and his face displayed that glow of contentment. लेकिन सारे लोग सरप्राइज हो जाते थे ये देख के कि इतना कम पैसों में गंगू कैसे इतना खुश रह सकता है। वो इतना सेटिस्फाइड दिखता था कि लोग एकदम सरप्राइज्ड हो जाते थे। One day, the narrator heard that गोमती had run away. एक दिन नैरेटर सुने कि गोमती देवी भाग गई है। वो कुछ मतलब somehow he felt happy. उनको वो अचानक से खुश होने लगे। Probably because his apprehension proved to be right. उनको लगा कि उन्होंने जो assume किया था कि गोमती देवी भाग जाएगी वही हुआ है, इसलिए वो खुश हो गए। On meeting the devastated Gangu, वो गंगू से जब मिले इसके बाद क्या हुआ? The narrator found it very strange that Gangu, instead of blaming Gomti, was trying to find his own faults. गंगू अभी भी गोमती देवी को दोषी नहीं मानता है। अभी भी गंगू अपना फॉल्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि उससे ही कोई गलती हो गया होगा जिसके लिए गोमती देवी उसे छोड़ के चली गई है। आई एम श्योर आई wasn't good enough for her. She was educated and I am an absolute illiterate. वो सोच रहा है कि मैं गोमती देवी के लायक नहीं था,
वो एजुकेटेड थी, गोमती देवी एजुकेटेड थी और गंगू एक इलिटरेट है, इसलिए वो अपने आप को ही दोषी मान रहा है। फॉर गंगू शी स्टिल वॉज द गॉडेस, अभी भी वो गोमती देवी को एक देवी की तरह ही पूजता है। After this incident, the narrator went to नैनीताल for a month. इस घटना के बाद नैरेटर नैनीताल चले गए 1 महीने के लिए। जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने गंगू को देखा एक बच्चे के साथ, a newborn baby. Gangu informed the narrator that he had found Gomti in the women's hospital in Lucknow. तो गंगू नैरेटर से मिलते ही उनको बताए कि गंगू गोमती देवी से मिला लखनऊ के विमेंस हॉस्पिटल में। वो ही केम टू नो अबाउट हर फ्रॉम अ नेबर, एक नेबर के पास से गंगू को ये इंफॉर्मेशन मिला कि गोमती देवी लखनऊ में एक हॉस्पिटल में है और गोमती देवी उस नेबर को ये बात बता के गई थी। वो बता के गई थी कि अगर गंगू बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाए, वो बहुत उसे ढूंढने की, उसे मिलने की कोशिश करे तो जैसे ये एड्रेस दे दिया जाए गंगू को। He was very happy to get गोमती back in his life along with a child. तो वो बहुत खुश हो गया गोमती देवी से मिलने के बाद और अभी उसके पास एक चाइल्ड भी है। So अब क्या होता है कि नैरेटर रिगार्डेड गंगूज बिहेवियर एज शेमलेसनेस, क्योंकि नैरेटर गंगू को समझाने की कोशिश करता है कि दिस चाइल्ड इज इलेजिटिमेट, ये चाइल्ड गंगू का खुद का चाइल्ड नहीं है। तो वो ऐसे उनसे सवाल करते हैं कि क्वेश्चन गंगू इफ द चाइल्ड वाज हिज, to which Gangu replied, "Why mine, बाबूजी? It is God's." लेकिन गंगू बोलता है कि ये मेरा क्यों होगा बाबूजी, ये भगवान का बच्चा है। When Gangu found Gomti in the hospital, he told her that she could leave him if she did not love him, and he would never bother her. But if she loved Gangu, then the child should not be the cause of their separation. लेकिन गंगू की सोच आप लोग देखिए, वो जब गोमती देवी से हॉस्पिटल में मिला तो वो बोला कि अगर गोमती देवी गंगू से प्यार नहीं करती है, वो इसके साथ ये शादी में नहीं रहना चाहती है, तो वो गंगू को छोड़ के चली जा सकती है। लेकिन अगर सिर्फ इस बच्चे की वजह से वो गंगू को छोड़ के जाना चाहती है, देन द चाइल्ड शुड नॉट बी द कॉज ऑफ देयर सेपरेशन, इसलिए गंगू इस बच्चे को अपना लेता है। गंगू gave a hearty laugh, saying, "After all, when one takes a harvested field, one does not refuse the crop merely because someone else has grown it." So गंगू कहता है कि वो हंसते हंसते ये कहता है कि मैं क्यों इस बच्चे को ना अपनाऊं, क्योंकि मैं जब सब कुछ जानते हुए गोमती देवी को एक्सेप्ट किया था, गोमती देवी के साथ शादी किया था, तो मैं इस बच्चे को क्यों ना अपनाऊं। द नैरेटर थॉट आई द एम्बॉडीमेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि गंगू बोलता है, मास्टर को एड्रेस करता है कि मास्टर यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस। वो मास्टर को एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस समझता है, मतलब अच्छाई की मूर्त, ठीक है। सो वो मास्टर को अच्छाई की मूर्त समझता है और वो बोलता है कि मैं बहुत दिनों से गोमती को कहता रहा कि जाके एक बार मास्टर से मिल के आते हैं, लेकिन गोमती शर्मा रही थी और वो आपके पास नहीं आ पा रही थी कि आप क्या सोचोगे उनके बारे में, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन ये सुनते ही नैरेटर बोले कि I, the embodiment of goodness, my middle class morality stood ashamed at Gangu's courage and sincerity. So वो सोचते रहे कि मैं अच्छाई की मूर्त कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो मिडिल क्लास मोरालिटी, मेरी जो सोच है वो
मतलब वो गंगू के करेज और सिंसियरिटी के सामने कुछ भी नहीं है। वो बहुत छोटा है। मेरी जो मिडिल क्लास मोरालिटी, मेरी जो सोच, वो बहुत छोटा है गंगू के करेज और सिंसियरिटी के सामने, क्योंकि गंगू दिल से गोमती देवी को अपना चुका है और उसके सामने ये सब बातें कोई मायने नहीं रखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। The narrator told Gangu, "You are the embodiment of goodness, and this child adds charm to it." नरेटर गंगू को बोले कि आप एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस है, आप अच्छाई की मूर्त है और ये बच्चा उसकी शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। टुगेदर दे वेंट टू मीट गोमती, ऐसे कह के वो दोनों गए एक साथ गोमती देवी से मिलने के लिए। So, students and other viewers, I hope I have explained it correctly in Hindi. जो छोटी मोटी गलतियाँ हो चुकी है मुझसे हिंदी बोलते हुए, उसको आप प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिए। और ऐसा अगर और कोई भी रिक्वेस्ट है आपके पास कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं या फिर कुछ और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में बनाऊं वीडियोस, तो वो मुझे प्लीज़ बताइए। सो इस तरह ये स्टोरी ख़त्म होता है और उसके बाद वो लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप लोगों को अभी ये समझ में आया है कि नहीं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।